हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हम सबको पता है कि कुछ ही दिन में हमारा पेपर होने वाला है, तो ये लास्ट मिनट रिवीजन है। जिस लास्ट मिनट रिवीजन में हम लोग दो चैप्टर को स्टडी करेंगे। एक तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के लास्ट मिनट रिवीजन की हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में। सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि लिक्विडेशन का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन? सिंपल सा टर्म है। जब भी आप किसी कंपनी को चला रहे हो तो उसे जब शट डाउन किया जाता है तो उसी प्रोसीजर को लिक्विडेशन कहा जाता है। मींस अ कंपनी ब्रॉट इनटू एन एंड जोन। कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, तो उसे लिक्विडेशन बोला जाता है। याद हो तो आपने ये चीज कहीं ना कहीं 11th या 12th में +1 और +2 में पढ़ के आया है। +2 में आपको याद होगा, आपको एक चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे उस पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता था और उसकी सारी एसेट्स को सेल्ड आउट कर दिया जाता था। उसी तरीके से लिक्विडेशन है। ऑल्सो नीड the assets and property of the company are redistributed to the creditor and owner. Liquidation is also referred as a winding up or a dissolution of a company. सिंपल सा याद रखिए, डिसोल्यूशन का मतलब है कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग बंद कर देंगे और कंपनी के ऊपर ताला लगा देंगे। अब यदि मैं लिक्विडेशन की बात करूं तो लिक्विडेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो वॉलेंटरी, सह इच्छा से, और दूसरा फोर्सफुली। वॉलेंटरी मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो मालक है, वो खुद अपनी इच्छा से उस कंपनी को बंद कर देना चाहते हैं। और फोर्सफुली का मतलब क्या है? बाय कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट ने कंपलसरी आपकी कंपनी को डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर दिया है। अब ये चीज याद रखिए, ये आपको पूछ सकता है लिक्विडेटर कब अपॉइंट किया जाता है, किस केस में। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। मींस लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट इन केस ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप। अगर आपको पूछा जाए कि कंपलसरी वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कोर्ट ही है जो लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। और अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो वॉलेंटरी के केस में मेंबर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और इन केस ऑफ क्रेडिटर वाइंडिंग अप द कंपनी, क्रेडिटर और मेंबर मिलकर उस लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। बट सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से एक चीज आपको पूछी जा सकती है। लिक्विडेशन फॉर्मेट याद रखने की कोशिश कीजिए। लिक्विडेशन में हो क्या रहा है? हम हमारी कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर रहे हैं। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा। और दूसरी चीज, कंपनी की लिक्विडेशन के वक्त हम सारी पेमेंट भी करेंगे। जब दुकानदारी बंद कर रहे हो तो किसी का पेमेंट रोक के थोड़ी रख सकते, सारी पेमेंट आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आपको ये सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा। ये सीरियल नंबर आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि कैश रिसिप्ट। डायग्राम थोड़ी सी फेंट हो सकती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। कैश रिसिप्ट में चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ओपनिंग कैश और कैश एट बैंक की कंपनी के पास कितनी कैश अवेलेबल है। तीसरी चीज पे आता है एसेट रिलीज कि कंपनी ने कौन सी एसेट को बेचा है और वो बेची हुई कीमत कितनी है। और उसके बाद में आता है कॉल ऑन शेयर्स, मतलब वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से रिकॉल कर रही है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पेमेंट साइड में देखिए, सबसे पहली पेमेंट अगर आप बात करो तो सबसे पहली पेमेंट यदि आप किसी की करोगे तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर की। मुझे बताइए, आपके पास दो तरीके के लोन है। एक जिसके पास मॉर्गेज है, यानी आपने उससे लोन लेते समय चीजों को मॉर्गेज रखा था। और दूसरा बिना किसी चीजों को मॉर्गेज रखे हुए लोन लिया है। आप किसको पैसा वैसे वापस करोगे? जाहिर सी बात है, आपने जिसका सामान गिरवी रखा है आप उसको पहले पैसा वापस दोगे। उसी इंसान को बोला जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद आते हैं लीगल एक्सपेंसेस, उसके बाद में रेम्यूनरेशन। जिस लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, जिसको अपॉइंट किया और जिसको बोला गया है कि भैया कंपनी बंद की गई है, आप उसका पेमेंट कीजिए। कंपनी बंद करने की जो प्रोसीजर है आप उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। तो वो इंसान फ्री में तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, वो इंसान आपसे रेम्यूनरेशन लेगा। पेमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज याद रखिए। सबसे पहले पेमेंट फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को होंगी, उसके बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, और उसके बाद में डिबेंचर को, उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। सबसे लास्ट पेमेंट, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, सबसे लास्ट पेमेंट किसको की जाती है?
आपको पता रहना चाहिए लिक्विडेशन के वक्त सबसे लास्ट पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को की जाती है, यानी सबसे लास्ट पेमेंट जो दी जाएंगी वो किसको दी जाएंगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएंगी। इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधा हमारे एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। तो हियर इज आवर फर्स्ट एमसीक्यू, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, कंपनी का वॉलेंटरी वाइंडिंग अप होता है तो वो इन तीन केसेस में से किस में हो सकता है। पहला, इफ पीरियड फिक्स फॉर अ कंपनी इज एक्सपायर, इफ कंपनी पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अ वाइंडिंग अप, इफ मेंबर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो आपको पता रहना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस में हमारी कंपनी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में जाती है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स को रिलीज किया गया है, यानी एसेट्स को बेचा गया है। प्लांट 7 लाख रुपए में, मशीनरी को 2,40,000 रुपए में, स्टॉक को 2,59,000 में और डेटर को 1,75,000 में। ऐसे केस में आप लोग फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को कितने में बेचा गया है, 60,000 में। फाइंड द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 2.5%। सिंपली समझने की कोशिश कीजिए, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन होता क्या है। मैं अभी आपको बोला था, हम जिस इंसान को अपॉइंट कर रहे हैं, कोर्ट के द्वारा बोलो या वॉलेंटरी बोलो, वो इंसान फ्री में तो आपकी कंपनी में काम नहीं करेगा, तो उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड रहता है। इट डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो आज क्या बोला गया है कि आप लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन फाइंड आउट कीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए क्या कीजिए, ये जितनी अमाउंट है, मशीनरी के 2,40,000, प्लांट के 7 लाख रुपए, स्टॉक के 59,000, डेटर के 1,75,000 और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी के 60,000, सबके एडिशन कर लीजिए अपनी कैलसी के ऊपर और 2.5% निकाल लीजिए। आपको बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इट इज 30,850। पेपर में याद रखिए, जब भी पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट करोगे तो कैलसी ले जाना मत भूलना, या कैलसी पास में लेकर बैठना मत भूलना, क्योंकि कैलसी पे ही आपके सारे कैलकुलेशंस रहेंगे, उसके बिना आप लोग पेपर सॉल्व नहीं कर सकोगे। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 lakh where his arrear of dividend is 3 lakh, what will be the repaid amount of preference share। क्या बोल रहा है, कंपनी बंद होते समय 10% प्रेफरेंस शेयर है जिसकी कीमत कितनी बताई जा रही है, 5 लाख रुपए, और उसके ऊपर 3 साल से डिविडेंड आप लोगों ने पे नहीं किया है। तो आप मुझे बताइए कि आप कितना अमाउंट पे करेंगे। पहली बात, आपने 5 लाख रुपया है वो तो आपको पे करना ही करना है, और साथ में आपको 3 साल का अरियर डिविडेंड भी पे करना पड़ता है। तो 5 लाख के ऊपर 10% निकाल लीजिए, 50,000, लेकिन 50,000 एक साल के लिए, तो 2 साल के लिए 1 लाख और 3 साल के लिए 1,50,000, वो भी प्लस कर दीजिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख और 3 साल का डिविडेंड अमाउंट है 1,50,000। एडिशन कर दीजिए, आपको बड़ी आसानी से 6,50,000 रुपए राइट आंसर मिल जाएगा कि ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद में, when the liquidator company has adequate cash to pay off all liabilities, the interest on liability will be paid up to। दो चीजें याद रखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आराम से पढ़िए। when the liquidator company has adequate cash to pay off all liabilities, the interest on liability will paid up to, ये कीवर्ड है इंटरेस्ट, हमेशा नोट डाउन करके रखिए अपने टेक्स्ट बुक में। इंटरेस्ट पे किया जाता है पेमेंट डेट तक के, और डिविडेंड पे किया जाता है वाइंडिंग अप की डेट तक के। मतलब अगर मेरी कंपनी आज बंद हुई है तो मैं डिविडेंड सिर्फ आज तक का ही दूंगा, और इंटरेस्ट कब तक दूंगा, जिस तारीख को रीपे कर रहा हूं उस रीपे तारीख तक, उस रीपेड डेट तक के हम लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट, अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जब तक के एक्चुअल पेमेंट नहीं होती है उस तारीख तक के आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक नोट्स भी लिखी है, interest is paid up to the date of actual payment and dividend is paid up to the date of
वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये चीज याद रखिए, ये आपके प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में भी बहुत काम में आएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पेमेंट डेट तक करो और वाइंडिंग डिविडेंड का कैलकुलेशन वाइंडिंग अप तक करो। So let's see our next question. In liquidator final statement, if account payment on preference share creditor is shown after, कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का पेमेंट किसके बाद दिया जाता है। याद रखिए, आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि किसका पेमेंट कब होता है। सो याद रखिए, डिबेंचर होल्डर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट दिया जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट मिलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर वो बेचारे रहते हैं जिनको कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो बेचारों का नसीब। इस साल आपको ट्रू और फॉल्स बहुत पूछ रहा है कैलकुलेशन में, तो आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस भी याद रखिए। देखिए क्या पूछ रहा है। ऑल रेवेन्यू टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट विद इन 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज प्रेफरेंशियल। जी बिल्कुल सही बात है कि 12 महीने के जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज रहते हैं वो सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में माने जाते हैं। सो मैक्सिमम डैश कैन बी ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल सैलरी एंड वेजेस, कि प्रेफरेंशियल सैलरी और वेजेस ज्यादा से ज्यादा कितने अमाउंट तक मानी जा सकते, तो 20,000 तक के उसे एग्जैक्टली माना जा सकता है। इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो पोर्शन में आपको पढ़ा रहा हूं ना, 20,000, उसके बाद में 12 मंथ, ये पूरा ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल पेपर रहता है। इसके बारे में समझने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा आया हुआ डाटा रहता है, रिकॉर्ड रहता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। रूल रेगुलेशन जैसे है वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट पास इन, अब यहां से इंश्योरेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट पास इन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1938 में इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1930 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट टेबल सी में दिया गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट टेबल डी में दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी पेड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹22,500 इन करंट ईयर। करंट ईयर में हम 22,500 का इंश्योरेंस क्लेम दे चुके हैं। एडमिटेड बट नॉट पेड एट द एंड, यानी ये आउटस्टैंडिंग क्लेम है, ₹63,564 एंड आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कैलकुलेशन रहना चाहिए, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए इस तरीके का, सबसे पहले करंट ईयर का इंश्योरेंस लीजिए। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना है, करंट ईयर में आपने इंश्योरेंस कितना पे किया, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कीजिए और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, करंट ईयर की सारी बातें प्लस कीजिए और लास्ट ईयर की सारी बातें माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है समझने की कोशिश कीजिए। कि हमने इस साल 22,500 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम दे दिया है, क्लेम एडमिटेड बट नॉट पेड, यानी मैंने माना तो है कि आपको पैसा देना है लेकिन अभी तक के दिया नहीं है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग हुआ। तो 22,500 में 63,564 रुपीज प्लस कीजिए और स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग बता रहा है। याद रखिए, एट द एंड ऑफ ईयर बोला तो प्लस करो और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर बोला तो माइनस करो। 22,500 प्लस 63,564 लेस 40,500, आपको बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा 45,564। एन अनएक्सपायर्ड रिस्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी 100%, क्या इंश्योरेंस कंपनी का, फायर इंश्योरेंस कंपनी का अनएक्सपेक्टेड रिस्क 100% रहता है क्या? नहीं, फॉल्स आंसर है। याद रखिए, सिर्फ मराइन इंश्योरेंस का अनएक्सपेक्टेड रिस्क 100% रहता है और बाकियों का जो रिस्क रहता है वो 50% रहता है। 50% और 100% काय का, प्रीमियम का। मतलब अगर आपको ये चीज बोला जाए कि कैलकुलेट द अनएक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ फायर इंश्योरेंस,
तो जो प्रीमियम अमाउंट है उसका 50% निकालो तो अनएक्सपेक्टेड रिस्क निकलेगा। और अगर आपको मराइन इंश्योरेंस का अनएक्सपेक्टेड रिस्क पूछा जाए तो वो आप 100% निकालिए, यानी जितना प्रीमियम का अमाउंट है उतना ही सेम आंसर रहेगा अनएक्सपेक्टेड रिस्क का भी। प्रीमियम कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन के पहले भी आप प्रीमियम कैलकुलेशन समझ लीजिए कुछ इस तरीके से लिख के रखिए, पेपर के दिन काम आएगा। सबसे पहले प्रीमियम रिसीव्ड, उसमें प्रीमियम री इंश्योरेंस का प्लस करो और बोनस को प्लस करो। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड माइनस करो और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ लास्ट ईयर माइनस करो। ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा लिख के रखो, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसके आंसर पे आते हैं, देखिए री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 16 लाख। री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, ये रिसीव्ड शब्द को याद रखिए, ये प्लस किया जाएगा और पेड है तो माइनस करो, और जो बोनस रहता है वो भी प्लस होता है, तीनों को प्लस करो। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ लास्ट ईयर माइनस कीजिए, आपको बड़ी आसानी से आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा चीजों को रिपीट करके रखिए, लिख कर रखिए, तो पेपर के टाइम काम में आएगा। इसी के साथ साथ बैंकिंग के शेड्यूल्स वगैरह याद रखिए, जो पिछली क्लासेस में हमने कई बार आपको बताए हैं, वो शेड्यूल्स भी आपको पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर पेपर।